हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के पार्ट 5 के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज बात करते हैं पार्ट 5 के बारे में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं कल बताऊँगा वैद्युत अपघटन के बारे में। क्या होता है वैद्युत अपघटन? तो वैद्युत अपघटन दोस्तों, इसका इंग्लिश होता है, इंग्लिश में इसको बता देता हूँ। इसका इंग्लिश दोस्तों होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। हालांकि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ये कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री उसमें संपूर्ण तरीके से दिया हुआ है, इसमें हल्का भाग इसमें दिया गया। चलिए कुछ समझते हैं इसके बारे में। तो पहले वैद्युत अपघटन कहते किसे हैं, इसको पहले जानते हैं। वैसी अपघटन क्रिया जो विद्युत प्रवाह के द्वारा होती हो। सिंपली मैं आपको बता दूँ, किसी भी यौगिक की, किसी भी कंपाउंड की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पासिंग कराया जाता है, फ्लो कराया जाता है, तो वो अपघटित हो जाता है। वही अपघटित होने की क्रिया को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। एक बार फिर से, किसी यौगिक की द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था में जब विद्युत धारा पासिंग कराया जाता है, फ्लो कराया जाता है, तो वह अपघटित हो जाता है। वही अपघटित होने की क्रिया को वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए कुछ देखते हैं, इसके एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन। दोस्तों यहाँ NaCl का लिक्विड है, जब मैं इसको अपघटित करता हूँ, क्या बोल रहा है, विद्युत प्रवाह। इसमें क्या है, देखो वैद्युत अपघटन में क्या है, जब भी किसी का हम वैद्युत अपघटन करेंगे उसमें बिना करंट के वो संभव नहीं है। जब तक करंट पास नहीं करेंगे वो अपघट नहीं होगा। तो NaCl यहाँ ये संतुलित क्या हुआ दोस्तों, संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं सीखा है तो मेरे पहले वाले वीडियो जाके देखिए, मैंने उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो चलिए NaCl का लिक्विड मैंने ले लिया। और देखिए इसमें जब मैंने विद्युत धारा प्रभावित किया तो ये सोडियम में टूट गया और क्लोरीन, यानी कि NaCl जो था ये सोडियम दिया और क्लोरीन दिया। कब दिया? जब मैंने विद्युत धारा प्रभावित किया तो यह अपघटित होकर सोडियम दिया और क्लोरीन दिया। अब ये कैथोड एनोड क्या है दोस्तों, एक जार लीजिएगा, उसमें NaCl का जब लिक्विड लीजिएगा आप तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड आपको लेना पड़ेगा, उसमें बैटरी को जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें जोड़ के, तो पता होगा आपको बैटरी में 2 चीज़ होते हैं, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। धन ध्रुव वाले को हम एनोड बोलते हैं, इसको हम धनोद भी बोलते हैं, याद रख लीजिए दोस्तों। और ऋण ध्रुव बोलते हैं दोस्तों कैथोड को, इसको ऋणोद भी बोलते हैं, याद रख लीजिए। तो 2 चीज़ें होते हैं, धनोद, एनोड। जब उसमें हम अपघट्य कराएंगे तो हमें कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन। ये भी लिक्विड है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है दोस्तों, जब हम इस पर करंट फ्लो कराते हैं, विद्युत धारा कराते हैं, तो ये अपघटित होकर एल्युमिनियम धातु देता है और ऑक्सीजन गैस देता है। अब देखिए ये भी संतुलित क्या हुआ, मैंने पहले से संतुलित कर रखा है। अब देखिए जब इसका अपघटित कराते हैं, सेम वही तरीका, एल्युमिनियम कैथोड पर कौन होता है, एल्युमिनियम धातु होता है, और एनोड पर कौन होता है, ऑक्सीजन धातु, ऑक्सीजन गैस होता है। तो वही प्रक्रिया जैसे उसको करिए, वैसे अगर इसको एक जार में लीजिएगा, इसका विलयन लीजिएगा, लिक्विड वाला विलयन एल्युमिनियम ऑक्साइड का, उसमें आप इसको 2 सेल से जोड़ दीजिएगा, एक धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। उसके बाद जोड़ने के बाद आप कुछ वोल्ट, 6 वोल्ट 7 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने के बाद जब ये उसमें करंट फ्लो करवाइएगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड अपघटित होकर कैथोड पर एल्युमिनियम देगा और एनोड पर ऑक्सीजन देगा। आज समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए और कुछ देखते हैं हम। अब हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये दोस्तों क्या होता है, इसके थोड़े बारे में जानते हैं हम। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के परमाणुओं या उनके समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों मैं इसको एग्जाम्पल के अनुसार आपको बताता हूँ, समझते हैं। मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया है, जब हम लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा FeSO4 बनता है और कॉपर बनता है। मैं चलिए इसको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। सपोज अगर आप एक लोहे की कील ले लो, एक कॉपर सल्फेट का विलयन है,
कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया हम। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें एक लोहे की छड़ या की कांटे, मैं चलो कांटे दबा देता हूँ। चलो दोस्तों, ये क्या है? ये तो मोटी जैसी है, ये लोहे की कांटी है, कुछ इस तरह से होती है। ये लोहे की कांटी है, मैं इसको दर्शा देता हूँ, लोहे की कांटे। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने लोहे को कील डाला, तो ये लोहा का कील कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्ट कर क्या बनाता है पता है आपको? बनाता है फेरस सल्फेट। क्या बनाता है? फेरस सल्फेट। और जैसे ये फेरस सल्फेट बनाता है, जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसका रंग नीला होता है, तो वो नीला रंग उसका धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों? गायब होने लगता है। क्या होता है दोस्तों? गायब होने लगता है। और जो फेरस सल्फेट बनता है, इसका हल्का रंग भूरा हो जाता है। तो जैसे कुछ इस प्रकार ये कील थी दोस्तों। अभिक्रिया करने के बाद क्या बात होता है बता रहा हूँ मैं। ये कील थी, जैसे इससे अभी लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया किया, तो ये फेरस सल्फेट बनाया। तो ये उसके नीचे भूरे रंग की परत, जो कील है, लोहे की कील है, उसके नीचे थोड़ा भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की परत भूरे परत जम जाती है अभिक्रिया करने के बाद। चलो और देखते हैं। तो ये समझ गए। इससे आपको क्या तर्क लगता है? अब देखिए, मैंने क्या बताया कि विस्थापित हो जाएगा। अब देखिए, जैसे लोहा, समीकरण के हिसाब से समझिए, जिससे लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया किया, तो ये अपना फेरस सल्फेट बन गया। जैसे ही इससे अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बन गया, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि लोहा कॉपर से अधिक रिएक्टिव मेटल है। एक बार फिर से समझना भाई ध्यान से। लोहा जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्ट किया, तो लोहा इससे रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बना लिया। बात है समझ में? उसके बाद जैसे इसने इससे रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाया, तो ये भाई साहब क्या हो गया? लोहा इससे अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया, और जैसे अभिक्रिया फेरस सल्फेट बनाया, तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया अलग से। एक बार फिर से, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके FeSO4 बनाया। जैसे FeSO4 बनाया, लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? एकल विस्थापन अभिक्रिया। यही है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये इसको विस्थापित किया, यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि लोहा जो है कॉपर से क्या है दोस्तों? अधिक रिएक्टिव मेटल है। मतलब लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तभी तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर पाया इसके विलयन से। आए समझ में? चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, कॉपर। जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं, तो वो क्या बनाता है? कॉपर नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? कॉपर नाइट्रेट बनाता है। और जैसे ही कॉपर इससे अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को अलग कर देता है। इसका मतलब यह क्या हो गया कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, तभी तो कॉपर इसको इसके विलयन से विस्थापित कर दिया। इसको भी हम प्रैक्टिकल समझते हैं। एक प्रश्नावली ले लो दोस्तों। ये आपको नहीं दिखता होगा कि मार्कर में गड़बड़ हो रही है थोड़ी, मैं उम्मीद करता हूँ दिखाने का। इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। इसमें मैं कॉपर लेना है, एक कॉपर का तार गिरा दो। कॉपर का तार गिरने के बाद क्या होता है? कॉपर का तार सिल्वर नाइट्रेट इसमें दे दो, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया कर ये भाई साहब क्या बना लेता है?
ये सब भाई साहब इधर बना लेता है, क्या बना लेता है, बना लेता है CuNO3 का होल ट्वाइस, दैट मीन्स कॉपर नाइट्रेट। क्या हुआ, कॉपर का तार इसके विलयन से, किसके विलयन से, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से रिएक्ट कर क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। जैसे ही कॉपर की तार मैं दे देता हूँ, कॉपर तांबा की तार दे देता हूँ, तांबा की तार इसके विलयन से अभिक्रिया किया, रिएक्ट किया, कॉपर भाई साहब इससे अभिक्रिया कर अपना क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। और जैसे ही तांबा इसके विलयन से कॉपर नाइट्रेट बना लिया तो कॉपर इसके विलयन से AgNO3 विलयन से Ag को विस्थापित कर दिया। दैट मीन्स कॉपर सिल्वर से अधिक रिएक्टिव मेटल है। आए समझ में? जैसे ये समझे वैसे भी ये है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप 2-3 बार देखिए। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों क्या फ़ायदा होता है, हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा जो होगा आपको ही होगा। जैसे ही मैं वीडियो अगले टॉपिक जो भी टॉपिक बनाऊँगा तो वो आपको पहले चला जाएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में हमें बताएं कि अगर ऐसा कौन सा चीज़ है। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये हमें बताइए कमेंट में आप, Ag और Cu, Ag का परमाणु संख्या कितना होता है, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, और Fe, इन तीनों का दोस्तों हमें परमाणु संख्या बताइए और परमाणु द्रव्यमान भी बताइए। उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे। सो थैंक यू।